1947 से लेकर अब तक इंडिया ने कुल 14 प्राइम मिनिस्टर्स देखे हैं। सबसे पहले थे जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने लॉन्गेस्ट टर्म भी सर्व किया है, और 2014 में अपॉइंट हुए थे नरेंद्र मोदी। अब लगभग हर स्टेट के लोकसभा इलेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ ही दिनों में हमें रिजल्ट भी पता लग जाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ बहुत ही जरूरी क्या, क्यों और कैसे फिगर आउट करने वाले, जैसे इंडिया में प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, राज्यसभा के मेंबर्स कैसे चुने जाते हैं, अब जब वोटिंग कंप्लीट हो चुकी है तो इलेक्शन कमीशन का आगे क्या काम रहेगा, और ईवीएम से वोट कैसे गिने जाते हैं। हे एवरीबॉडी, मैं हूं प्रिया और आज की इस छोटी सी वीडियो में हम कुछ बहुत ही जरूरी सवाल आंसर करने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि इंडिया के पार्लियामेंट के दो हाउसेस है, अपर हाउस यानी राज्यसभा और लोअर हाउस यानी लोकसभा। अब इंडिया के प्राइम मिनिस्टर कैसे अपॉइंट किए जाते हैं, उससे पहले लोकसभा और मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के बारे में समझ लेते हैं। इससे चीजें अच्छी से समझ में आएगी। तो इंडिया की लोकसभा में है 543 सीट्स, जिनमें बैठने वाले एमपीज मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को हम हर 5 साल में एक बार होने वाले जनरल इलेक्शन या लोकसभा इलेक्शन में इलेक्ट करते हैं। तो इस बार जो आपने वोट दिया है ये इसी प्रोसेस के लिए दिया है। क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ से हूँ तो छत्तीसगढ़ का एग्जाम्पल लेके आगे समझते हैं। तो लोकसभा इलेक्शन की पर्पज के लिए हर स्टेट को पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड किया जाता है। मतलब हर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से लोकसभा में एक एमपी जाता है। तो ये जनरल इलेक्शन जो आप वोट देते हो वो अपने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने एमपी के लिए वोट देते हो। अब सेंटर में गवर्नमेंट एस्टैब्लिश करने के लिए लोकसभा में जो सीट्स है उसका आधा मतलब 272 का ये जो मैजिक नंबर है इसे क्रॉस करना होता है, जैसा हमने 2014 और 19 में देखा था। अब जो भी पार्टी या गठबंधन ये मैजिक नंबर क्रॉस कर लेती है, उनके चुने गए एमपीज आपस में चर्चा करके प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट का नाम प्रेसिडेंट को भेजते हैं। फिर प्रेसिडेंट उस कैंडिडेट को प्राइम मिनिस्टर की शपथ दिलाते हैं और ऐसे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं। चलिए आगे समझते हैं। तो अभी तक हमने क्या समझा कि जनरल इलेक्शंस में वोट देकर आप लोकसभा के मेंबर्स को इलेक्ट करते हो, जो आगे जाकर आपस में चर्चा करके प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं और प्रेसिडेंट उन्हें अपॉइंट करते हैं। अब हम समझेंगे कि राज्यसभा के मेंबर्स को कैसे अपॉइंट किया जाता है। तो राज्यसभा में होते हैं टोटल 245 सीट्स, जो सारे स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं। इनमें भी 12 सीट्स ऐसी होती है जो प्रेसिडेंट आर्ट्स, स्पोर्ट्स, साइंस एक्सेट्रा की फील्ड से डायरेक्टली अपॉइंट करते हैं। तो राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्टेड टर्म 6 साल का होता है और हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर होते हैं और नए मेंबर्स को मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इनडायरेक्टली ओपन बैलेट से एक सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के सिस्टम से अपॉइंट करते हैं। वोटिंग प्रोसेस के दौरान हर एमएलए बैलेट पेपर पर उनके प्रेफरेंसेस लिखते हैं और जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस वोट मिलते हैं उन्हें इलेक्ट किया जाता है। इन केस विनिंग कैंडिडेट को सरप्लस वोट्स आते हैं तो वो वोट्स सेकेंड प्रेफरेंस पर ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। वैसे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और जनरल नॉलेज के लिए भी इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको कुछ चीजें तो पता ही होनी चाहिए। जैसे इंडिया में सारे इलेक्शन कराने की जिम्मेदारी है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसे स्टैब्लिश किया गया था 1950 में और इसकी सारी पावर्स दी गई है आर्टिकल 324 के अंदर। और इंडिया के पहले इलेक्शन कमिश्नर कौन थे? सुकुमार सेन। पहले ना इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर बॉडी हुआ करती थी, सिर्फ एक ही इलेक्शन कमिश्नर थे। और फिर 1989 में अमेंडमेंट किया गया और इसे मल्टी मेंबर बॉडी बनाया गया। कितने मेंबर्स होंगे ये प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं, पर एट प्रेजेंट इसमें 3 मेंबर्स है, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर्स जो 6 साल का फिक्स टर्म सर्व करते हैं। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें जिसमें करंट अफेयर्स या लीगल करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो आप हमारे इन कुछ कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हम सारे रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को बहुत ही क्रिस्प तरीके से आपको प्रेजेंट करते हैं, इन्फोग्राफिक्स के थ्रू, वीडियोस के थ्रू, एमसीक्यूज और असेसमेंट के थ्रू, ताकि आप टाइम सेव कर पाए और सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से कंज्यूम कर पाए। जैसे अगर आप कॉलेज के साथ इन एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको हर हफ्ते का रैपअप, मंथली रैपअप, असेसमेंट, स्पेशलाइज एमसीक्यूज मिल जाएंगे ताकि आप चीजों को अच्छे से समझ सके। तो इन कोर्सेज को जरूर चेकआउट करिएगा, इनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। अब इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन तो कंडक्ट करवा लिए, अब वो आगे क्या करती है? तो हर कंस्टिट्यूएंसी से इलेक्शंस कंडक्ट करवाने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वोट काउंट करने का प्रोसेस स्टार्ट करती है। तो काउंटिंग वाले दिन सुबह 5 बजे रैंडमली काउंटिंग स्टाफ को चूज किया जाता है और 8 बजे से काउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। तो ईवीएम से वोट काउंट करना बहुत ईजी प्रोसेस है। तो ईवीएम के 3 यूनिट होते हैं। आप वोट कास्ट करते हो बैलेट यूनिट में, जो कनेक्टेड होता है कंट्रोल यूनिट से, और वीवीपैट मशीन में एक जो स्लिप जनरेट होती है उससे आप क्रॉस चेक करते हो कि जिसको आपने वोट दिया है उसी को वोट गया है या नहीं। अब काउंटिंग वाले दिन सारा काम होता है कंट्रोल यूनिट का,
जिसको अपने केस से अलग किया जाता है, सील को चेक किया जाता है और बाकी चीजें भी वेरीफाई की जाती है। पूरा सैटिस्फाइड होने के बाद ही काउंटिंग का प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है। काउंटिंग टेबल पे काउंटिंग सुपरवाइजर बैठता है और कैंडिडेट के एजेंट्स भी बैठते हैं और पूरे स्टेप को वीडियोग्राफ किया जाता है। वोटिंग स्लिप्स और वीवीपैट को वेरीफाई किया जाता है। ईवीएम स्लिप के साथ साथ पोस्टल बैलेट को भी काउंट किया जाता है और एक राउंड पूरा होने पर रिजल्ट पे सुपरवाइजर साइन करके अनाउंस करते हैं। आखिर में कंट्रोल यूनिट पर बस रिजल्ट का बटन दबाया जाता है और रिजल्ट निकल आते हैं। लेकिन इन केस किसी कैंडिडेट को या उसके एजेंट को कोई भी डाउट होता है तो वो रिटर्निंग ऑफिसर को लिखित में एक या उस पोलिंग स्टेशन के सारे वीवीपैट्स की स्लिप को काउंट करने की रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। जैसे ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है, रिटर्निंग ऑफिसर फॉर्मली रिजल्ट डिक्लेयर कर देते हैं। अब हम आ गए हमारे लास्ट पर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर। आपने भी सोचा होगा कि तब क्या होगा जब किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती। इन केसेस को हंग पार्लियामेंट कहते हैं। अच्छे से समझते हैं। तो देखो, ये तो हमें पता है कि हमारे लोकसभा में कितने 543 सीट्स और सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्मुलेट करने के लिए आपको चाहिए इसके आधे, कितने 272 सीट्स। अब सेंटर में गवर्नमेंट आप सिंगल पार्टी के थ्रू फॉर्मुलेट कर सकते हो या कोalition और अलायंस के थ्रू भी फॉर्मुलेट करते हो। इन्हें भी समझते हैं। तो जब भी कोई पार्टी मेजोरिटी अचीव नहीं कर पाती तो 2 या 2 से ज्यादा पार्टी आपस में मिलकर भी गवर्नमेंट फॉर्मुलेट कर सकती है। इन्हें हम कोalition गवर्नमेंट कहते हैं और ये यूजुअली इलेक्शन रिजल्ट अनाउंस होने के बाद फॉर्मुलेट की जाती है। वहीं अलायंस जो होती है वो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप होती है जो 2 या 2 से ज्यादा पार्टीज आपस में समझौता करके फॉर्मुलेट करते हैं और इलेक्शन लड़ते हैं, इलेक्शन जीतने के अपने चांसेस बढ़ाने के लिए। तो कोalition और अलायंस का ये डिफरेंस हुआ। बीते कुछ सालों में हमने बहुत सारे अलायंसेस देखे हैं, जैसे एनडीए, यूपीए, सबसे रिसेंट इंडिया अलायंस। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। मानो कि अगर कोई भी पार्टी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पाई तो प्रेसिडेंट अपने डिस्क्रिशन से लार्जेस्ट पार्टी के लीडर को प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट कर देती है। पर एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम दिया जाता है जिसपे उन्हें अपनी मेजोरिटी प्रूव करनी होती है। अगर वो पार्टी गठबंधन के थ्रू अपनी मेजोरिटी प्रूव कर पाते हैं तो सेंटर में गवर्नमेंट फॉर्मुलेट कर सकते हैं। देखो, इस वीडियो को बनाने में मुझे तो बहुत मजा आया। मैं उम्मीद करती हूँ इस वीडियो को देखने में आपको भी अच्छा लगा हो। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और अगर कोई भी फॉलोअप क्वेश्चन हो तो डू लेट मी नो एंड आई विल गेट बैक टू यू। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए आप मेरा इंस्टाग्राम चैनल फिनोलॉजी लीगल को भी फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम हर दिन के करंट अफेयर्स और लीगल अफेयर्स को बहुत अच्छे से अपडेट करते हैं। और करंट अफेयर्स और लीगल करंट अफेयर्स की मेरे कोर्सेज की जानकारी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी। इन्हें जरूर चेकआउट करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। दैट्स इट फॉर नाउ। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय बाय।